हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाय विनोद सर में। जैसा कि हमने आपको इन्फॉर्म कर ही दिया था और वैसे भी हम पिछले 3 दिनों से एलडीसी का बैच स्टार्ट कर चुके हैं। ये हमारा आज का थर्ड लेक्चर रहने वाला है और इंग्लिश में अब तक मैंने बेसिक्स कराया है ओनली। ठीक है, तो आज का ये लास्ट लेक्चर रहने वाला है जिसमें मैं बेसिक फंडामेंटल्स कराने वाला हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद हम अपने पर्टिकुलर टॉपिक पर आने वाले हैं। ठीक है, जो कि हमारा एलडीसी में आने वाला है, जिसका क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा। अभी हम जस्ट हमारा लास्ट वीडियो रहने वाला है जो कि हमारा बेसिक्स का होने वाला है, फंडामेंटल्स का होने वाला है कि एक्चुअली में पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या हैं। पार्ट ऑफ स्पीच यदि किसी सेंटेंस में दे रखे हों, अंडरलाइंड हो, कि पूछा जाए कि इसमें ये वर्ड बताइए, ये वर्ड क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में से, तो आप उसको आसानी से बता दो। ठीक है, ओनली इतना सा फंडा रहने वाला था अभी तक का हमारा बेसिक्स का, और आपका एक इंटरेस्ट सा जगने वाला था इंग्लिश में कि हाँ, इंग्लिश में कुछ हमको आता है। ठीक है, कोई भी कैसा भी बच्चा हो जो इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानता हो, वो भी हमसे जुड़कर बहुत ही आगे तक पहुंच सकता है। ओके, तो करते हैं हम आपके आज के लेक्चर को स्टार्ट, जिसमें हम आज प्रेपोजिशन पढ़ने वाले हैं, वर्ब पढ़ने वाले हैं और थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, तो बस वही बेसिक होने वाला है आज का भी। कल से हम अपना पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ओके, ठीक है, तो चलते हैं हम प्रेपोजिशन। देखिए, प्रेपोजिशन एक्चुअली होता क्या है। तो प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज पोजिशन और रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। तो देखिए, जो प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की स्थिति को दर्शाता है। किसको? स्थिति को, या फिर किन्हीं भी दो संज्ञाओं या फिर किन्हीं दो प्रोनाउनों के बीच में कोई रिलेशन दर्शाता है। वे सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? प्रेपोजिशन कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एक्चुअली ये होते क्या हैं। ठीक है, देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल अपना है द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। कि ये क्या है? कैट नाउन है। तो इसका यदि हम अर्थ करें, इसकी व्याख्या करें तो क्या होगा? द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, की जो बिल्ली है वो मेज के नीचे बैठी हुई है, ये तो होगा। तो बिल्ली की स्थिति बता रहा है क्या? अंडरवर्ड। तो अंडरवर्ड क्या होगा? प्रेपोजिशन। भाई, टेबल के नीचे बैठी हुई है, तो ये स्थिति कौन बता रहा है? अंडरवर्ड। किसकी स्थिति बता रहा है? कैट की। तो बताई ना नाउन की स्थिति, नाउन की पोजीशन ही तो बताई इसने। तो अंडरवर्ड क्या होगा? प्रेपोजिशन होगा। अगले एग्जांपल में देखते हैं, द गर्ल वाज सिटिंग इन द लाइब्रेरी। तो गर्ल की स्थिति क्या वर्ड बता रहा है? इनवर्ड। इनवर्ड क्या कह रहा है? कि जो गर्ल है वो लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। ठीक है, तो इनवर्ड क्या हुआ? प्रेपोजिशन। किसकी स्थिति बताई है इसने? गर्ल की, जो कि एक नाउन है। ओके, अगला चलते हैं। तो अगला जो एग्जांपल है अपना, दे वर वॉकिंग अलोंग द रोड। तो यहाँ पर दे क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन की स्थिति कौन बता रहा है? अलोंग। तो अलोंग वर्ड क्या हुआ? प्रेपोजिशन। ओके, कि वे सड़क के किनारे टहल रहे थे, ये तो होगा इसका व्याख्या। तो अगला एग्जांपल क्या है अपना, द फिशरमैन स्वाम अक्रॉस द रिवर। तो फिशरमैन की स्थिति कौन सा वर्ड बता रहा है? अक्रॉस वर्ड। प्रेपोजिशन कौन सा हुआ फिर? अक्रॉस ही होगा। अगला देखिए, अगला एग्जांपल, हर हाउस इज ऑफ द रोड। तो हर हाउस क्या है? नाउन। और इस नाउन की स्थिति कौन बता रहा है? ऑफ वर्ड। तो ऑफ वर्ड क्या होगा? प्रेपोजिशन। ओ डबल एफ वाला है ये, है ना, ध्यान रखना। अगला देखिए, अगला क्या है? दिस इज द बुक ऑफ राम। तो राम के और बुक के बीच में एक रिलेशन बता रहा है। कौन? ऑफ वर्ड। की ये जो बुक है वो किसकी है? राम की है। तो आपको जैसा कि परिभाषा में क्लियर कर ही दिया था कि या तो उसकी स्थिति बताए नाउन और प्रोनाउन की, या फिर उनके बीच में रिलेशन बताए। तो ऑफ वर्ड यहाँ क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है। तो यहाँ भी ये ऑफ वर्ड क्या होगा? प्रेपोजिशन होगा। ओके, ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रेपोजिशन। थोड़ा सा जानकारी था प्रेपोजिशन के बारे में। यदि किसी सेंटेंस में आए प्रेपोजिशंस, तो हम पहचान पाएँ कि कौन सा वर्ड प्रेपोजिशन है और कौन सा वर्ड प्रेपोजिशन नहीं है। ओके, वैसे भी प्रेपोजिशन हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है हमारे सिलेबस में, तो हम टाइम आने पर उसे बहुत ही अच्छे डिटेल्स से पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन बहुत अच्छा टॉपिक है एक, और काफ़ी बहुत से एग्जाम्स तो ऐसे हैं कि प्रेपोजिशन का बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत बहुत नंबर के क्वेश्चंस आते हैं प्रेपोजिशन से। ठीक है, तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेपोजिशन को डील करने वाले हैं। बट अभी हमें ओनली ये ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है वर्ब। ठीक है, तो वर्ब क्या होता है? वे शब्द जो
एक्शन को दर्शाएं, मतलब किसी कार्य को दर्शाएं, या फिर स्टेट अवस्था को दर्शाएं, वो क्या कहलाएंगे? वर्ब कहलाएंगे। ओके, तो देखिए जैसे कि वर्ब एनी वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टेट, जो कि कार्य को और अवस्था को दर्शाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखिए वी प्ले फुटबॉल, तो प्ले क्या है यहाँ पर? प्ले क्या है यहाँ पर? एक्शन है, तो क्या हुआ? वर्ब हुआ। यहाँ अगले एग्जाम्पल में देखिए आई एम हैप्पी, तो एम क्या है? वर्ब ऑफ स्टेट, अवस्था को दर्शा रहा है, तो एम क्या हुआ? वर्ब हुआ। अब देखिए आई नो यू, तो नो क्या है यहाँ? वर्ब ऑफ स्टेट, तो नो क्या हुआ? वर्ब हुआ। ऐसे अगले एग्जाम्पल में आई लव यू, तो लव क्या है यहाँ? वर्ब। अगले एग्जाम्पल में ही रैन अवे, तो रैन क्या है यहाँ पर? वर्ब। ठीक है, आगे चलते हैं। आज मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा सा बेसिक है आज का, और क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए मैं नहीं चाहता। ठीक है, यदि आपको समझ ना आए तो क्लास को दोबारा देख लें, 2 गुना स्पीड करके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मैं इसलिए जल्दी चल रहा हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आज की क्लास में हमारा बेसिक हो जाए, जिससे कल हम अपना पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो थोड़ा सा मेंटेन करिएगा। अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला जो क्या रहने वाला है, ये रहने वाला है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में अंतर, कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में अंतर क्या होता है। तो देखिए पहला अंतर है अ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट गिव्स मीनिंग। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो ऑलवेज है ना, ये ऑलवेज कटा हुआ है ना। ठीक है, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, मेरे ही नोट्स हैं, तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, तो मेंटेन करना थोड़ा, है ना। आ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट गिव्स मीनिंग, तो देखिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कोई शाब्दिक अर्थ नहीं देती अपना स्पेशल, जबकि जो एक मेन वर्ब होती है ऑलवेज, मतलब हमेशा वो एक अपना मीनिंग देती है। सेकंड जो इनमें अंतर रहने वाला, डिफरेंस रहने वाला, वो क्या है? आ हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड विदाउट अ एम वी। देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है, कोई भी जो एच वी है, वो बिना एम वी के, मतलब कि बिना मेन वर्ब के यूज नहीं हो सकती। ठीक है, जबकि एम वी अकेली यूज हो सकती है, उसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती, उसके साथ भी हो सकती है, बट वो अकेली भी यूज हो सकती है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखिए, सॉरी थर्ड डिफरेंस देखिए क्या है। अ हेल्पिंग वर्ब कैन चेंज अ एम वी। देखिए जो एक हेल्पिंग वर्ब होती है वो एम वी को चेंज कर सकती है, किसको? एम वी को, मेन वर्ब को। बट मेन वर्ब कभी भी हेल्पिंग वर्ब को अपने अनुसार चेंज नहीं कर सकती। ये 3 डिफरेंस हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में, आपको ध्यान रखने हैं बहुत अच्छे से कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस होने वाले हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब देखिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको देख लेते हैं, है ना। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है क्या? आई एम आ टीचर। अब देखिए एम आया है यहाँ, क्या आया है? एम। अभी हमने देखा था, यदि एम 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 देखा था, तो एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। बट अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था रूल्स में कि हेल्पिंग वर्ब कभी भी मेन वर्ब के बगैर यूज नहीं हो सकती। तो यहाँ पर मेन वर्ब बताइए आप कहाँ है? नहीं है ना मेन वर्ब, तो जो एम होगा वो वर्ब ऑफ स्टेट होगा। तो मैं एम जो है वो यहाँ पर एम वी है, मेन वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। समझे आप? ठीक है, अब देखिए अगला एग्जांपल क्या? आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब देखिए एम आया है, हेल्पिंग वर्ब है, एम जानते हैं हम हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद टीचिंग आया, मेन वर्ब आया है, एम के बाद एम भी आया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एम क्या होगा? एच वी, और टीचिंग क्या होगा? एम वी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखिए, डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए आर, हम यदि नॉर्मली बात करें तो आर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है, आर एच भी होता है। बट अभी हमने जो रूल्स देखे थे उनके अनुसार यदि आर एच वी है तो एच वी के साथ तो मेन वर्ब आनी चाहिए, तभी एच वी यूज होगी। एच वी अपने साथ में मेन वर्ब यूज करती है, ये इसका स्वभाव है, बिहेवियर है उसका। तो अब यहाँ पर आप ये बताइए कि मेन वर्ब कहाँ है? कहीं है मेन वर्ब? एग्जाम्पल में मेन वर्ब नहीं है, तो जो आर यूज हुआ है वो वर्ब ऑफ स्टेट के रूप में यूज हुआ है, इसलिए जो आर यहाँ पर है वो क्या है? एम वी है, ना कि एच वी है। ओके, अब देखिए अगला एग्जाम्पल, अगला दे आर प्लेइंग पबजी। देखिए यहाँ पर एम एच वी भी है और एम वी भी है, तो आर क्या होगा? एच वी, प्लेइंग क्या होगा? एम वी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखिए इज नॉर्मली एच वी है, यदि हम देखा जाए तो नॉर्मली एच वी है, बट एच वी अपने साथ क्या लेता है? एम वी।
एम वी यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस में है ही नहीं, तो एम वी नहीं है तो इज को किस तरह कंसिडर किया जाएगा, मेन वर्ब की तरह, क्योंकि एच वी जो है हमेशा अपने साथ मेन वर्ब का यूज करती है, और यहाँ पर मेन वर्ब है नहीं तो इज को ही मेन वर्ब मान लिया जाएगा, क्योंकि मेन वर्ब अकेली यूज हो सकती है बट हेल्पिंग वर्ब अकेली यूज नहीं हो सकती। ओके, अगला एग्जांपल देखिए, सी सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये नॉर्मली है, इज एच बी होगा, सिंगिंग मेन वर्ब होगा। ठीक है, अगला देखिए, आई डू नॉट डू मैनी वर्क, तो डू यहाँ पर एच बी होगा, ये अगला वाला डू एम बी होगा। ठीक है, मैंने आपको समझा दिए हैं, अब आप थोड़ा सा खुद देखिए, है ना। दे हैव प्लेड क्रिकेट, तो हैव यहाँ पर एच बी होगा, प्लेड होगा, दोनों आई हैं तो एक एच बी होगी और एक एम बी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, दे हैव टू चिल्ड्रंस, अब देखिए हैव यदि देखा जाए तो हैव कई तरीके से कार्य करता है ना। हैव वाले वाक्य में आपको सारे पढ़ाऊंगा, हैव वाले सेंटेंस होते हैं जो हैविंग के साथ बनते हैं, हैव मतलब टोटल जितने भी होते हैं मैं आपको सारे पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, मतलब इंग्लिश में आपको सिकंदर बनाने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत ना लो। ठीक है, तो हैव यहाँ पर देखिए, हैव यदि एच बी माने हम तो एच बी के साथ मेन वर्ब कहाँ है, जब मेन वर्ब नहीं है तो हैव क्या होगा, हैवी मेन वर्ब होगा, तो हैव यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, एम भी है। ओके, ठीक है, अगला देखिए, ऐसा सेम टू सेम यहाँ पर हैज़ है, तो हैज भी क्या होगा, एम भी होगा, मेन वर्ब होगा। ठीक है, अगला देखिए, सी हैज़ गॉन टू स्कूल, तो यहाँ पर दोनों हैं, हैज़ भी है गॉन भी है, तो हैज़ एच भी होगा और गॉन एम भी होगा। अगला देखिए, अगले में ही डिड इट ईजीली, तो डिड के बाद कोई एम भी है नहीं तो इसलिए डिड को मान लिया जाएगा एम भी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ डिड के बाद कम आया है, कम तो एम भी हो गया, तो कम एम भी है तो डिड क्या होगा, एच भी होगा। ठीक है, अब देखिए, यू शुड हेल्प द पुअर, तो ये क्या है, मॉडल को भी क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो तरीके की होती हैं, कितने तरीके की, दो तरीके की आपको बता दूं, है ना। हेल्पिंग वर्ब को देखिए दूसरा नाम और होता है एक्सुलरी वर्ब, है ना, ऑक्सिलियरी वर्ब किसे बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब को ही बोलते हैं एक्सुलरी वर्ब। ठीक है, ये एक्सुलरी वर्ब के मेनली टू टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं, टू टाइप। ठीक है, जिनमें से एक प्राइमरी वर्ब होता है, क्या होता है, प्राइमरी वर्ब। ठीक है, और एक होता है मॉडल। ठीक है, कितना, मॉडल होता है, तो ये फर्स्ट टाइप और ये सेकंड टाइप। प्राइमरी वर्ब की संख्या होती है अपने आप में 11, कितनी होती है, 11, और मॉडल की संख्या कितनी होती है, 13 है। ठीक है, तो मॉडल भी एक तरीके से क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इनको मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको वर्ब वाले टॉपिक में, कि प्राइमरी वर्ब एक्चुअली कौन कौन सी होती हैं, मॉडल कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, सारा कुछ बताने वाला हूँ, बस जुड़े रहिए, विश्वास रखिए, बहुत कुछ देने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हाँ, यहाँ पर बताया हुआ नोट में, अ मॉडल वर्ब इज आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, कि मॉडल वर्ब को भी हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। अभी मैंने बता ही दिया, हेल्पिंग वर्ब के दो टाइप होते हैं, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब। ओके, चलते हैं आगे। तो अगला जो है अपना एग्जांपल, आई हैव कंप्लीटेड, देखिए यहाँ पर कंप्लीटेड दिया हुआ है, तो हैव के साथ तो कंप्लीटेड आएगा, वर्ब की तरफ हम आएगी, तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो हैव एच भी होगा, कंप्लीटेड एम भी होगा। देखिए यहाँ पर भी यू शुड एच भी होगा और बी मेन वर्ब होगा। ओके, इफ द सफिक्स ऑफ अ वर्ड इज फुल इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। हाँ, एक चीज़ देख लीजिए, जैसे मैंने आपको नाउन में बताया था ना, सफिक्स के हिसाब से, कि यदि किसी वर्ड की सफिक्स मेंट हो तो वो नाउन होगा हमेशा, यदि किसी वर्ड का सफिक्स SION हो तो वो भी हमेशा नाउन होगा। इसी प्रकार से यदि किसी भी वर्ड का सफिक्स फुल हो, मतलब कि FULLI, किसी वर्ड के अंत में, ठीक है, जैसे केयरफुल आया है तो वो हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। लिख लें इस नोट को, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कि यदि किसी भी वर्ड का सफिक्स FULL फुल होने वाला है तो वह वर्ड निसंकोच ही एक एडजेक्टिव होगा। ओके, ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए इसके एग्जाम्पल भी खत्म हो जाते हैं, अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास आज के क्लास में। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। किस चीज़ के बारे में, सेंटेंस के बारे में। देखिए सेंटेंस तो हिंदी में वाक्य कहते हैं, सेंटेंस से हिंदी में वाक्य कहते हैं। ठीक है, सॉरी कभी कभी मेरी आवाज़ जो लड़खड़ा जाती है, ठीक है ना, तो सेंटेंस से हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ओके, अब देखिए सेंटेंस आप कहोगे कि टेंस में तो हम 4 टाइप के पढ़ते हैं, किसमें, टेंस में देखिए हम एक्चुअली 4 टाइप के ये पढ़ते हैं, कौन कौन से होते हैं,
एक तो एफर्मेटिव होता है, एफर्मेटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, नेगेटिव। थर्ड जो होता है अपना, थर्ड कौन सा होता है, इंटरोगेटिव होता है। भाई चार तरीके के तो वाक्य बनाते हैं हम, किसमें, टेंसेस में, इंटरोगेटिव होता है। थर्ड यही पढ़े होंगे आपने। और फोर्थ क्या होता है, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव होता है, ये तो होते हैं। बट ये एक्चुअली में सेंटेंस के प्रकार है ही नहीं, ठीक है। ये तो हमने सुविधा के अनुसार अपने बना रखे हैं, बट ये सेंटेंस के प्रकार एक्चुअली में है ही नहीं। सेंटेंस के जो प्रकार होते हैं जिन्हें हम एक्चुअली में यूज करते हैं, नरेशंस में यूज करेंगे और अपने वॉइसेस में यूज करेंगे, वो 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 5 प्रकार, जिनको मैं अब अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो टाइप है हमारा, फर्स्ट टाइप है एसर्टिव। कौन सा, एसर्टिव। एसर्टिव ही 2 टाइप में बटा हुआ होता है, जिसमें से एक को कहते हैं पॉजिटिव या फिर एफर्मेटिव बोल दें, और दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है। एसर्टिव 2 टाइप में बटा हुआ होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। सेकंड टाइप अपना कौन सा रहने वाला है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ टाइप ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड फिफ्थ टाइप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सेंटेंस के एक्चुअली में 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एसर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड फिफ्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए अभी तक हम पढ़ रहे थे वर्ड के प्रकार, तो वर्ड के प्रकार तो हमने सारे देख ही लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस, है ना। तो वर्ड से बड़ी इकाई सेंटेंस ही तो होती है, तो सेंटेंस के बारे में कुछ देख लें हम, उसके बाद हमारा बेसिक्स हो जाएगा समथिंग समथिंग क्लियर। तो हम अपने मेन टॉपिक्स पर चलेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई यही तो होता है कि शब्दों के सार्थक मेल से ही तो वाक्य बनता है। इससे छोटी का शब्द ही तो थी। तो शब्दों का यदि सार्थक मेल कर दिया जाए, यदि वर्ड्स को एक ऐसे वे में अरेंज कर दिया जाए कि जिससे उसका एक मीनिंग निकले अच्छा खासा, है ना, तो वही तो वाक्य कहलाता है, वही तो सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं जो मैंने आपको बताई दिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए तो अब असर्टिव पढ़ते हैं। असर्टिव एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। असर्टिव देखिए, असर्टिव सेंटेंस, द सेंटेंस इन विच अ पर्सन गिव स्टेटमेंट और ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग आर कॉल्ड असर्टिव। देखिए असर्टिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक व्यक्ति कोई कथन कहे या फिर अपना विचार दे, अपनी राय दे किसी के बारे में, ठीक है। मतलब कि नॉर्मली कोई व्यक्ति कोई कथन कहे या फिर किसी के बारे में अपनी राय दे, ऐसा वाक्य क्या कहलाएगा, असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। अब वो राय या विचार या कथन नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था असर्टिव 2 टाइप का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ओके चलते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है। तो देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट है, यू आर ऑनेस्ट एंड डिलीजेंट। तो कोई व्यक्ति है, वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में राय दे रहा है, अपना ओपिनियन बता रहा है कि यू आर ऑनेस्ट एंड डिलीजेंट, कि तुम ईमानदार हो और हार्ड वर्किंग हो। तो देखिए ये जो डिलीजेंट वर्ड आया है, क्या वर्ड है, डिलीजेंट, DILIGENT, ये एक वोकैब का वर्ड है, लिख लीजिएगा। अभी जो कुछ वर्ड्स आएंगे वोकैब के, तो उन्हें आप अभी के अभी लिख लिया करें ना, एक अपनी अलग कॉपी बना लेना, किसकी, वोकैब की। तो वोकैब की मैंने आपको बताया था कि वोकैब की कोई लिमिट नहीं होती है ना, तो आप इसकी एक अलग कॉपी बना लेना। वोकैब जो आती जाएगी, अभी तो हम उन्हें नॉर्मली लिखते चले जाएंगे, ठीक है। फिर बाद में जैसे भी हम वोकैब स्टार्ट करा देंगे आपकी, तो आपको एक तरीके से वोकैब कराएंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसे लिख लेना कि डिलीजेंट क्या चीज़ है, डिलीजेंट। डिलीजेंट क्या होता है, डिलीजेंट को बोलते हैं हार्ड वर्किंग, मेहनती। या फिर इसकी दूसरा एक वोकैब हो जाएगा क्या, एसडस। क्या, एसडस। एसडस भी क्या होता है, डिलीजेंट ही होता है, हार्ड वर्किंग ही होता है। ओके ठीक है, चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। सी इज नॉट केयरलेस। तो उसके बारे में जानकारी दी जा रही है नॉर्मली कि वह बेपरवाह नहीं है। तो सिंपल सी बात है, क्या हुआ, असर्टिव वाक्य। अगला देखिए, दे आर गोइंग टू स्कूल।
तो किसी के बारे में जानकारी दी जा रही है कि दे आर गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे हैं। अगला देखिए इट इज़ रैनिंग इंसेसेंटली। देखिए यहाँ पर एक और वर्ड आया इंसेसेंटली, क्या इंसेसेंटली। देखिए मैं लिख देता हूँ इसको, INCESSANTLY, इंसेसेंटली। ये क्या होता है, बिना रुके, मतलब कि लगातार। तो इंसेसेंटली का सिनोनिम हो जाएगा कंटिन्यूअसली। क्या होगा, कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली का मीनिंग क्या होगा, CONTINUOUSLY, ठीक है, कंटिन्यूअसली। ओके, लिख लेना इसको भी, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी एक नॉर्मली वाक्य है, किसी के बारे में वर्षा के बारे में बताया जा रहा है कि हाँ वर्षा हो रही है, बस लगातार वर्षा हो रही है, ठीक है। नॉर्मली सा वाक्य है, अपनी राय दी जा रही है, विचार दिया जा रहा है, तो ये भी असर्टिव वाक्य हुआ, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। इसमें भी एक कथन ही है, क्या कथन है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब यहाँ पर देखिए एक और वर्ड आया डेट्रीमेंटल, क्या है डेट्रीमेंटल, स्पेलिंग क्या है, DETRIMENTAL, ये क्या है डेट्रीमेंटल। तो डेट्रीमेंटल वोकैब वर्ड है एक। डेट्रीमेंटल का मीनिंग क्या होता है, हार्मफुल, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो हमारे लिए अच्छा ना हो, हार्मफुल, ठीक है। तो इसके यहाँ पर दो वो दे रखे हैं, दो सिनोनिम दे रखे हैं, क्या डेट्रीमेंटल को बोल सकते हैं ऑब्नॉक्सियस, OBNOXIOUS, लिख लेना इनको पक्का जरूर, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं ऑब्नॉक्सियस। और दूसरा वर्ड हो सकता है हार्मफुल, HARMFULL, ठीक है। ये इसके क्या होंगे, सिनोनिम होंगे। ओके, चलते हैं अगले पर। राजीव इज गोइंग टू मीट द मैनेजर सून। तो ये भी नॉर्मली बताया जा रहा है राजीव के बारे में कि राजीव मैनेजर से जल्दी मिलने जा रहा है। ओके, तो ये भी एक असर्टिव वाक्य होगा। अगले आते हैं हम इंटरोगेटिव टाइप पर। क्या, इंटरोगेटिव टाइप, सेकंड वाला जो टाइप है हमारा सेंटेंस का, वो क्या है, इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव आते हैं, इंटरोगेटिव होता क्या है एक्चुअली, देखिए। तो इंटरोगेटिव, द सेंटेंस इन विच वी आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटरोगेटिव। तो देखिए ऐसे वाक्य जिनके द्वारा हम किसी अन्य व्यक्ति से क्वेश्चन पूछें, क्या पूछें, क्वेश्चन, उससे कोई क्वेश्चन करें, कोई प्रश्न पूछें, तो वो वाक्य कौन से होंगे, इंटरोगेटिव वाक्य होंगे। देखिए इंटरोगेटिव दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे, दो टाइप के हो सकते हैं, एक को बोलते हैं क्लोज एंडेड और एक को बोलते हैं ओपन एंडेड। तो ओपन एंडेड जो क्लोज एंडेड जो होते हैं वो HB से स्टार्ट होते हैं। नॉर्मली देखिए जब हम टेंसेज में इंग्लिश बनाते हैं वाक्य की, तो कुछ वाक्य तो कंटिन्यूस में ऐसे आते हैं जिनकी HB से स्टार्ट किया जाता है, और कुछ वाक्य ऐसे आते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट किए जाते हैं। किससे, WH वर्ड से। तो जो HB से स्टार्ट होते हैं उनको कहते हैं क्लोज एंडेड, क्या कहते हैं, क्लोज एंडेड। और जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनको कहते हैं ओपन एंडेड, क्या कहते हैं, ओपन एंडेड। तो दो तरीके के होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड स्टार्ट विद HB, ओपन एंडेड स्टार्ट विद WH वर्ड। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण हैं, देख लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल फर्स्ट, डू यू गो टू द जिम। तो पहली बात तो ये बताइए किस प्रकार का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है डू से, और डू क्या है, HB। यहाँ पर तो HB होगी, HB क्यों होगी, क्योंकि डू के बाद गो भी तो आया है, गो MB है ना। यदि गो नहीं आता तो इसे MB भी बोल सकते थे हम, डू को, ठीक है। तो HB है, तो HB से स्टार्ट होने वाले क्लोज एंडेड। ओके, देखिए इसमें क्वेश्चन ही तो पूछा गया है, क्या तुम जिम जाते हो, ये तो पूछा गया है। तो उसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगला देखिए, व्हेन डू यू गो टू द जिम, कि तुम जिम कब जाते हो, है ना। तो ये किससे स्टार्ट हुआ है, WH वर्ड से। तो WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो ये ओपन एंडेड है। ओके, अगला देखिए, कैन आई हेल्प यू। तो देखिए स्टार्ट किससे हुआ है, कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ड, मॉडल है तो हेल्पिंग वर्ड भी है, तो क्या हुआ, ओपन एंडेड, ठीक है। हाउ कैन आई हेल्प यू, तो ये किससे स्टार्ट हुआ है, WH वर्ड से, WH वर्ड है हाउ, तो ये क्या हुआ, ओपन एंडेड। ओके, ठीक है। अगला देखिए नोट क्या है, वेयर ही गोज ऑन संडे। यार ये नॉर्मली है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। क्या है, ये एक टेंस की एरर है, किसकी, टेंस की एरर, ठीक है। तो इसमें जो पहला वाला वाक्य है वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि वेयर ही गोज ऑन संडे, गोज क्यों आ गया यार इसमें, भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो HB का यूज किया जाएगा।
हेल्पिंग वर्ब में SEIS का यूज़ थोड़ी ना किया जाएगा, तो पहला वाला गलत है, सेकंड वाला सही है, वेयर डज ही गो ऑन संडे। ओके, तो चलते हैं हम आगे। देखिए वही है कि हमको फॉर्मेट दे रखा है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, कि क्या फॉर्मेट हो सकता है। अब देखिए क्या फॉर्मेट होगा WH वर्ड वाले का, WH वर्ड वाले का फॉर्मेट। देखिए तो क्या फॉर्मेट रहने वाला, पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद HV आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद MV आएगा, और तो कुछ नहीं आने वाला, ये आने वाला। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ एरर्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? एरर्स। अब देखिए WH वर्ड यदि आ रहा है तो आप हम भी जानते हैं कि यदि कोई प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक वाक्य में तो सब्जेक्ट से पहले HV आना है, चाहे वो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला हो या फिर HV से स्टार्ट होने वाला हो। सब्जेक्ट से पहले HV आना है, सब्जेक्ट तो बाद में ही आना है HV के। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में HV सब्जेक्ट के बाद आए, ठीक है ना। तो यही एरर है इसमें, और कुछ नहीं है। हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखिए हाउ यू पहले दे दिया, विल बाद में दे दिया, तो एब्सोल्युटली गलत है, ये सही है। हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तुम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे। ओके, अगला देखिए व्हाट यू वर। देखिए यू के बाद वर, भाई क्लियर है क्या कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में HV तो सब्जेक्ट के बाद आ ही नहीं सकती, इसलिए व्हाट के जस्ट बाद आएगी HV, ठीक है, तो ये सही है। अगला है आई वॉन्ट टू नो व्हाट आर यू डूइंग। देखिए ये इन्वर्जन वाला वाक्य है। किस वाला? इन्वर्जन वाला। अब देखिए यदि हमको पहले क्या दे रखा है, पहले कोई सेंटेंस दे रखा है, दो क्लॉज से कोई सेंटेंस बना है, ठीक है। क्लॉज सेंटेंस का छोटा रूप होता है, ठीक है, क्लॉजेस मिलकर सेंटेंस बन सकते हैं, एडिशनल सेंटेंस, ठीक है। देखिए यदि पहले कोई क्लॉज दे रखा है और दो क्लॉज को जोड़ने का काम एक WH वर्ड कर रहा है ना, नोट लिख लेना इस चीज को, यदि, ठीक है, नोट लिख लेना, मैं बोल रहा हूं जो, ठीक है। यदि दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम एक WH वर्ड करता है, क्या करता है? WH वर्ड, तो उस WH वर्ड को ओनली एक कनेक्टिव वर्ड की तरह यूज किया जाएगा। किसकी तरह? कनेक्टिव वर्ड की तरह, उसे WH वर्ड की भांति यूज नहीं किया जाएगा। जैसे कि हाँ, अब हम नॉर्मली देख रहे थे कि WH वर्ड यदि हमारा ऊपर आ रहा था इन सेंटेंसेस में, तो WH वर्ड के बाद हम क्या लगा रहे थे? हेल्पिंग वर्ब, यदि वो स्टार्टिंग में था, है ना। नॉर्मली सेम एक पर्टिकुलर सेंटेंस दे रखा था और उसमें WH वर्ड के बाद क्या लगा रहे थे? HV लगा रहे थे। बट यहाँ पर जो WH वर्ड आया है वो आया है कनेक्टिव वर्ड की तरह, ना कि WH वर्ड की तरह। तो यहाँ पर क्या होगा? वही नॉर्मली चीज़ होगी। क्या नॉर्मली चीज़ होगी? WH वर्ड को कनेक्टिव वर्ड की तरह देखा जाएगा। WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट का यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद HV का यूज होगा, मतलब कि WH वर्ड वो ओनली कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा, ना कि किसी प्रश्नवाचक वाक्य की तरह, ठीक है। तो उसमें तो नॉर्मली होगा सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना, वर्ब के बाद MV आना, जो आएगा उससे, ठीक। अब देखिए जैसे कि यहाँ देखा आई वांट टू नो व्हाट आर यू डूइंग, तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ व्हाट है जो वो क्या है? कनेक्टिव वर्ड, और कनेक्टिव वर्ड है तो यू पहले आएगा, आर बाद में आएगा। ओके, ध्यान रखना, नोट लिख लिया होगा आपने, ठीक है। अगला चलते हैं। देखिए यही नोट था। इफ WH वर्ड आर यूज्ड इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस, दीज आर यूज्ड एज आइदर कंजक्शन और रिलेटिव एडवर्ब, देयरफॉर वी यूज सब्जेक्ट जस्ट आफ्टर देम। ओके, यही था। यदि WH वर्ड किसी सेंटेंस के बीच में आए तब या तो वह WH वर्ड कंजक्शन की तरह यूज होगा या फिर रिलेटिव एडवर्ब की तरह यूज होगा, इन दो की तरह यूज होगा। इसलिए उस WH वर्ड के जस्ट बाद हम किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये यही है, इसी नोट पर आधारित है। देखिए राहुल आस्क्ड मी वेयर वाज आई गोइंग, तो यहाँ पर वेयर क्या है? कनेक्टिव वर्ड, तो कनेक्टिव वर्ड है तो क्या करना है? सिंपल सी बात है, ये चीज़ हम नरेशंस में पढ़ेंगे एक बार, है ना। तो सिंपल सी बात है, यदि एक वेयर जो कनेक्टिव वर्ड है तो ये WH वर्ड की तरह तो हमें बिहेव करना ही नहीं है इसके साथ, तो क्या करना है? इसके जस्ट बाद हमको पहले सब्जेक्ट यूज करना है।
उसके बाद वो आ जाएगा। ओके, सेकंड वाला सही है। और देखिए अगला एग्जांपल, आई वांट टू नो व्हेन विल सी रिटर्न होम, तो वही होगा कि व्हेन के जस्ट बाद सी आएगा, विल बाद में आएगा। ठीक है, सेकंड वाला सही होगा, बल्कि फर्स्ट वाला गलत होगा। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आपको। इसका नाम है GK बाय विनोद सरी। ओके, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दिया जाएगा। इससे रिलेटेड सारी की सारी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डाल दिए जाएंगे, आप उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना। वैसे तो बहुत ईजी हैं ये सारी चीज़ें, बेसिक्स हैं, बट यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके वीडियो में बता सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छा मतलब कि समझ में नहीं आया, या फिर कोई आपका और क्वेश्चन हो इन सभी से रिलेटेड, तो आप कमेंट में डाल सकते हो वीडियो के में, और मैं आपको अगली वीडियो स्टार्ट कराने से पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, अभी कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद हम पैनल पर जैसे ही आ जाएंगे तो आप कुछ भी कभी भी लाइव पूछ सकते हैं। ओके, सो चलिए अगला, तो अगला भी यही है, हाउ। देखिए यहाँ पर हाउ आया है, तो हाउ के जस्ट बाद वी आएगा, कुड बाद में आएगा। ठीक है ना, सेकंड वाला सही है। तो इम्परेटिव सेंटेंस, अगले प्रकार के सेंटेंस पे चलते हैं। थर्ड टाइप का जो है वो क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होगा, अब देखिए इसके बारे में जानते हैं। द सेंटेंस, वे वाक्य इन विच, जिनमें वी आस्क समवन टू डू समथिंग आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऐसे वाक्य जिनमें हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि दूसरा भी इसकी डेफिनेशन बन सकती है क्या, द सेंटेंस इन विच अ पर्सन गिव्स ऑर्डर, ऐसे वाक्य जिसमें एक व्यक्ति आज्ञा देता हो, कमांड देता हो, या फिर रिक्वेस्ट करता हो, एडवाइस देता हो, वार्निंग देता हो, प्रोहिबिशन निषेध करता हो, ये सारे वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इंपरेटिव सेंटेंस जो हैं हमारे ज़्यादातर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, किससे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। ठीक है ना, ज़्यादातर, सभी नहीं, ज़्यादातर। ठीक है, देखिए जैसे कि कम हियर, इधर आओ, गो देयर, उधर जाओ, ईट स्लोली, धीरे खाओ, है ना, और सिट डाउन, बैठ जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो इनमें सब में एक भाव छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, भाव। ठीक है, जैसे कि ऑर्डर का भाव होगा किसी में कमांड का होगा, किसी में रिक्वेस्ट का होगा, किसी में एडवाइस का होगा। अब हमारा वो डिपेंड करेगा कि हम किस कंडीशन में हैं और हमारे सराउंडिंग क्या है। ठीक है ना, अब सराउंडिंग भाई कुछ भी हो सकता है। अब हम कहने लग जाएं, यदि मैं अपने किसी जूनियर से कहता हूँ तो मैं शायद उसको ऑर्डर देकर भी कुछ कह सकता हूँ, है ना। अब यदि मेरे कोई सीनियर हों तो मैं उन्हें ऑर्डर तो नहीं दे सकता ना, अब उन्हें आने के लिए ही बोलूँ मैं, जैसे कि कम हेयर, यदि मेरा कोई जूनियर है तो उसे तो मैं ऑर्डर ही दूंगा, कम हेयर। और यदि कोई सीनियर है तो उन्हें तो मैं रिक्वेस्ट करके बुलाऊंगा ना। तो ये हमारे सराउंडिंग्स पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये कुछ वाक्य थे, इनको आप देख लेना, आगे चलते हैं। ओके, ये सारे थे, इनको आप देखिए लोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, हैव पेशेंस, मैंने बोला था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो गया है ना, तो हैव कहाँ से वर्ब हो गए, है ना, एच वी है ये, तो यही बोलोगे, है ना। तो एच वी अकेला कभी नहीं आता है, एच वी के साथ एम वी आता है। जब एम वी ही नहीं दिया तो एच वी ही एम वी की तरह काम करेगा। ठीक है ना, तो एच वी जहाँ जो यहाँ हैव है वो एम वी मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रकार के सेंटेंसेस चलते हैं, जो कि हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और देखिए इनके बारे में डिटेल्ड में और ज़्यादा जानकारी हम जैसे कि नरेशन पढ़ेंगे, तो नरेशन में पांचों प्रकार के जो हमको सेंटेंसेस में नरेशन करने हैं कन्वर्ट, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में भी इनका यूज़ होगा, तो वहाँ पर और कुछ यदि थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो वहाँ पर आपकी बिल्कुल क्लियर कर दी जाएगी। आपके जो भी डाउट हों आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा मत सोचना कि आपको नहीं बताया जाएगा, पहले आपके डाउट्स क्लियर करे जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। ओके, तो ठीक है, देखते हैं अगला सेंटेंस, अगले प्रकार के कौन से सेंटेंस हैं ऑप्टेटिव टाइप के। तो ऑप्टेटिव टाइप के सेंटेंस क्या होते हैं, देखिए इनमें स्पेशली दो तीन फीलिंग हैं, दो तीन चार फीलिंग है, जो फीलिंग यहाँ पर यूज की जाएंगी ऑप्टेटिव सेंटेंस में। द सेंटेंस इन विच वी गिव ब्लेसिंग्स, कर्स, प्रेयर, विश आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें किसी को आशीर्वाद दिया जाए, किसी को अभिशाप दिया जाए, किसी से प्रार्थना की जाए, या किसी चीज़ की इच्छा की जाए, कामना की जाए, वो सारे वाक्य क्या होंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे। जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं क्या है, देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको आशीर्वाद दे। ठीक है ना,
भगवान तुम्हारी रक्षा करे, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, तो किस टाइप का हुआ, ऑप्टेटिव टाइप का, ठीक है। विश यू आ हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है ना। तो ये भी किसी को विश किया जा रहा है, किसी की अच्छी कामना के लिए विश किया जा रहा है, उसको शुभकामनाएं दी जा रही हैं, ठीक है ना, ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, तो ये भी क्या होगा, ऑप्टेटिव टाइप। गो टू हेल, अभिशाप दिया जा रहा है, नरक में जाओ, भाड़ में जाओ, ठीक है। मे यू डाई, भगवान करे तुम मर जाओ, है ना, अभिशाप दिया जा रहा है। मे यू पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, भगवान करे कि तुम अपना जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही रंग बिरंगे कलरों के साथ, मतलब कि विद फ्लाइंग कलर्स इडियम का आएगा एक, ठीक है ना, कम विद फ्लाइंग कलर्स मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से जीतना, है ना, ये होगा। तो लॉन्ग लिव राहुल गांधी लंबे समय तक जिए, तो उसको भी एक आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो यही होंगे अभिशाप, आशीर्वाद, किसी को विश किया जाए या फिर किसी से प्रार्थना की जाए, तो ये सारे वाक्य कहाँ आएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। अब देखिए अगला वाक्य, अगला जो लास्ट है और अगला है वो है एक्सक्लेमेटरी। क्या है, एक्सक्लेमेटरी में वो ही है यार कि जैसे कि हमने इंटरजेक्शन पढ़ा था ना, इंटरजेक्शन में तो ओनली वो वर्ड देखा गया था। देखिए नॉर्मली सी पहचान तो इसकी ये है, एक्सक्लेमेटरी वाक्य में साइन आएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, ठीक है ना, वही है। वहाँ पर तो वो शब्द देखा गया था कि वो सडन फीलिंग व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है। अब उस शब्द से रिलेटेड जो वाक्य है वो पूरा वाक्य देखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई सडन फीलिंग होगी, जैसे कि सरप्राइज आश्चर्य होगा, सौरव दुख होगा, जॉय होगा, डाउट होगा, अम्यूजमेंट होगा, ईटीसी, ये सारी सडन फीलिंग्स होंगी जिस वाक्य में, वो वाक्य क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि एग्जांपल, ओह आई हैव लॉस्ट माय पर्स, तो इसमें सडन सौरव दुख की फीलिंग है कि मैंने मेरा पर्स खो दिया। अल्लाह देखिए, हुर्रे सी हैज़ वॉन सिल्वर मेडल फॉर इंडिया, तो इसमें तो जॉय वाली फीलिंग है कि हुर्रे सी हैज़ वॉन सिल्वर मेडल, कि वह भारत के लिए सिल्वर मेडल जीत चुकी है, ओके। अगला देखिए, ओ माय गॉड हाउ सी हैज़ डन इट, ओ माय गॉड उसने ऐसा कैसे कर दिया, ठीक है। बेबी स्लीपिंग, तो इसमें भी एक सडन फीलिंग ही है। तो मे बी आप सब समझ ही गए होंगे पांचों प्रकार के सेंटेंस की क्या होते हैं, पांचों प्रकार के सेंटेंसेस। यदि थोड़ा बहुत रहा है तो आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमें यहाँ से ये समझ नहीं आया है, आपको वो बता दिया जाएगा, पहले क्लियर किया जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा, ओके। अब देखिए आगे क्या है, थोड़ा बहुत और है बेसिक्स, उसको और कर लेते हैं आज की वीडियो में, जिससे कि हम कल अपना पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ये है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बीच में अंतर बताया गया है, ठीक है। तो वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, सकर्मक क्रिया, हिंदी में बोला जाए तो सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है, वे क्रिया जो अपने बाद वाक्य में कर्म लेती हैं, क्या लेती हैं, कर्म, ऑब्जेक्ट लेती हैं, है ना, वो होंगी सकर्मक क्रिया। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होंगी, वे क्रियाएं जो अपने बाद वाक्य में कोई कर्म नहीं लेती हैं, वो होंगी अकर्मक क्रियाएं। सकर्मक मतलब कर्म के साथ और अकर्मक मतलब कर्म के बिना। वाक्य में अपने साथ जो कर्म लेंगी वो ट्रांजिटिव, वाक्य में जो अपने साथ कर्म नहीं लेंगी वो इंट्रांजिटिव। इंग्लिश में देख लीजिए, द वर्ब दैट टेक ऑब्जेक्ट आफ्टर देम टू कंप्लीट देयर सेंस आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, and intransitive verb, the verbs that do not take object after them to complete their sense are called intransitive verb, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट पढ़ तो लिया हमने, ऑब्जेक्ट लेना है ऑब्जेक्ट नहीं लेना। अब देखिए ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। तो अब उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं। वॉइस में बहुत यूज होगा इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का, कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, ठीक है, बहुत जगह यूज होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना, कर्म जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। क्या चीज़, ऑब्जेक्ट हैज़ टू टाइप्स, दो टाइप्स के, ठीक है, दो टाइप्स के। कौन कौन से टाइप्स हैं वो दो, पहला होने वाला है डायरेक्ट एंड सेकंड होने वाला है इनडायरेक्ट, ठीक है। दो तरीके के होते हैं ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब क्या होते हैं वो दोनों, अब देख लीजिए, द ऑब्जेक्ट दैट गिव्स द आंसर ऑफ व्हाट, वे कर्म, वे ऑब्जेक्ट जो क्या का आंसर देते हैं, ठीक है, क्या वर्ड का आंसर जो देंगे वो क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
सिंपल वे में समझ लेते हैं कि यदि किसी वाक्य में दो कर्म आए हैं, है ना, और एक वो कर्म है जो कि नॉन लिविंग है, मतलब कि निर्जीव है ना, और एक ऐसा कर्म है जो लिविंग है, ठीक है। तो देखिए जो लिविंग है ना, जो सजीव है, उसको तो कह देंगे इनडायरेक्ट, क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट, और जो नॉन लिविंग है उसे कहेंगे डायरेक्ट। समझ गए होंगे आप कि जो सजीव कर्म होगा उसे कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो निर्जीव कर्म होगा उसे कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, नॉर्मली हम देख सकते हैं कि वे ऑब्जेक्ट जो वाक्य में क्या का उत्तर देते हैं, क्या का आंसर देते हैं, ठीक है। और दूसरे तरीके से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो वे कर्म, वे ऑब्जेक्ट जो वाक्य में हुम का उत्तर देते हैं, किसका, हुम का, ठीक है। बस इतना हो गया, अब देखते हैं आगे। कुछ और रह रहा है थोड़ा सा, देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानते कैसे हैं। देखिए मैंने आपको नॉर्मली से बताया था पहली बात, तो देखिए ऑब्जेक्ट इसमें कितने हैं, दो, पहले वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है ना। अब देखिए नेकलेस कैसी वस्तु है, निर्जीव वस्तु है, तो निर्जीव है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट। उसके बाद वाइफ सजीव है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर। अगला देखिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, मी और स्टोरी। स्टोरी क्या होगी, निर्जीव तो डायरेक्ट, मी इंसान ही तो होगा कोई, मी तो वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक ही है और वो है द पुअर, और पुअर कौन हो सकता है, कोई इंसान, कोई इंसान ही तो गरीब होगा, हेल्प द पुअर, ठीक है। तो इंसान है तो इंसान क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। भाई सजीव है तो सजीव तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना, यही तो है। अब देखिए मेडिसिन, मेडिसिन क्या है, निर्जीव ही तो होती है मेडिसिन, मेडिसिन कोई सजीव थोड़ी नहीं होती है। तो मेडिसिन जब नॉन लिविंग है तो मेडिसिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। देखिए यहाँ पर हर है और बुक है, हर है और बुक है। देखिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा यूज होता है वहाँ पर वॉइस में देखा जाए तो, कैसे कि अब देखिए वॉइस में क्या होता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ही तो हम सब्जेक्ट बनाते हैं। अब यदि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ जाएं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब हम किसे यूज करें, पहले वॉइस बनाने के लिए किसे यूज करें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को करें या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को करें। भाई किसी को भी कर सकते हैं, बट उनकी भी शर्त होती है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करने पर क्या करना है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्या करना है। तो उसके लिए पहली बात तो ये जरूरी है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये जानना जरूरी है, ठीक है। इसीलिए आपको पहले बेसिक्स कराया गया है, ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण रहने वाला है आपका, बता दिया मैंने, ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है आपका ये बेसिक। ऐसा मत समझिएगा कि हमारे 3 दिन खराब हुए हैं, 3 दिन नहीं, आपने कम से कम नहीं तो 30 दिन का बेसिक्स 3 दिन में किया है। इसका मतलब आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे इंग्लिश में, ठीक है। ऐसा नहीं लगेगा कि आपको हमारे इंग्लिश बिल्कुल आती ही नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हर जो है, हर क्या होगा, इनडायरेक्ट, और बुक क्या होगा, डायरेक्ट। बुक निर्जीव है तो डायरेक्ट, हर सजीव है तो इनडायरेक्ट, ठीक है। अगला देखिए वॉन, हाँ वर्ब के बारे में बात की गई, वॉन, वॉन वर्ब है जीतना, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है तो ट्रांजिटिव होगी, ठीक है। यहाँ पर स्विम देखिए, स्विम है ना, स्विम, स्विम कैसी वर्ब होगी भाई, नॉर्मली है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, कैसे। अब आप कहोगे इन द रिवर, ये ऑब्जेक्ट होगा, भैया ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है ये बताइए, ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है। ऑब्जेक्ट तो दो तरीके के होते हैं, क्या क्या होते हैं, जो हुम का उत्तर दें और व्हाट का उत्तर दें, यही तो होते हैं ऑब्जेक्ट। ये तो स्थान बता रहा है ना उसका, वो तैर कहाँ पर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। स्विम तैरने का स्थान बता रहा है वो, ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस कि वो तैर कहाँ रहा है ना, उस जगह की तैरने का स्थान बताया गया है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए जो स्विमिंग है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, अब देखिए ओपन है, ओपन, ओपन के बाद ऑब्जेक्ट आया विंडो, तो ओपन क्या होगा, ट्रांजिटिव। अगला देखिए, यहाँ देखिए द विंडो ओपनड, यहाँ देखिए किसी ने खोली थी, किसी ने खिड़की खोली थी, और यहाँ खिड़की खुद खुली है, तो विंडो यहाँ पर सब्जेक्ट है ना कि ऑब्जेक्ट। ऊपर यदि ऑब्जेक्ट था तो ओपन क्या थी, ट्रांजिटिव वर्ब, अब यहाँ पर विंडो खुद सब्जेक्ट है, इसलिए ओपन क्या होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, अगला देखिए बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो इंट्रांजिटिव होगा फ्लाई, क्यों, क्योंकि इन द स्काई एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ओके, तो देखिए चिंटू एंड मिंटू फ्लाई काइट्स, काइट्स ऑब्जेक्ट है इसलिए ट्रांजिटिव हो जाएगी। लाफ इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, लाफ, हाँ सॉरी लाफ डी है ना, टी गलती से बन गया था, है ना, लाफ डी है, LAUGH,
ईडी। ओके, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया तो इसलिए ये ट्रांसिटिव वर्ब होगी। ठीक है, राम इनवाइटेड मी टू टी, है ना, तो मी ऑब्जेक्ट आया इसलिए ट्रांसिटिव होगी। डाई कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है बाद में। यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो डाई क्या होगी, इंट्रांसिटिव वर्ब। ओके, अब देखिए थोड़ा सा और रह रहा है, बस एक पेज और आज का हमारा ख़त्म। ठीक है, सी किल्ड हर बॉयफ्रेंड। अब देखिए बॉयफ्रेंड क्या आया है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आया है, तो ऑब्जेक्ट कौन सी वर्ब लेती है साथ में, ट्रांसिटिव वर्ब, तो किल्ड क्या होगी, ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, अगले देखिए क्लॉज, when subject and verb mix together and give a meaning they are called clause. A sentence can have more than one clause. देखिए इसमें बताया कि clause क्या होता है, यदि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, ओनली सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाएं तो वे क्लोज का निर्माण करती है, उपवाक्य का। किसका, उपवाक्य का। वाक्य का ही छोटा रूप होता है उपवाक्य, क्लॉज। और सेंटेंस एक क्लॉज से बन सकता है, दो क्लॉज से बन सकता है, तीन क्लॉज से बन सकता है। ठीक है, तो सेंटेंस कई क्लॉज को लेकर के बन सकता है, इतना बताया गया है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, ही डिनाइड दैट ही वाज प्रेजेंट देयर। अब देखिए यदि कंबाइंड रूप में लिया जाए ये पूरा, तो ये पूरा क्या है, सेंटेंस, इसमें दो क्लॉज है। ही डिनाइड, उसने मना कर दिया। सेकंड, ही वाज प्रेजेंट देयर, दैट क्या है, कंजक्शन। दो क्लॉज को जोड़ रहा है जो क्या है, कंजक्शन। ठीक है, सॉरी ये आपको मैं, ये जो नीचे का है जीरंड वगैरह, ये सारा मैं आपको जीरंड और पार्टिसिपल मैं आपको ये तब पढ़ाने वाला हूँ जब मैं आपको वर्ब टॉपिक पढ़ाऊंगा। कौन सा, वर्ब। ठीक है, वर्ब टॉपिक बहुत ही अच्छे से फुल डिटेल पढ़ाया जाएगा, तब आपको जीरंड पार्टिसिपल इन सारे के बारे में मैं जानकारी दूंगा मैं आपको। अभी यहीं क्लास तक रखते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज से आपकी हिंदी की और एसएस की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, सो जुड़े रहें हमारे साथ और अपना कीमती वक्त देकर अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत करें और आपने जो सपना देखा है उसे साकार करें। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसमें आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपकी जो आज मैंने पढ़ाया है इस सारे का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, बाय बाय। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी वीडियो आपको, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसी अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए। ठीक है, सो बाय।